नमस्कार। आज हम फिर पढ़ रहे हैं। हम्म, आज हम फिर पढ़ेंगे पवन और वायुमंडलीय संचरण। पवन और वायुमंडलीय संचरण को हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि वायुमंडल क्या है और इसका विस्तार कैसा था, कितने इसके भाग है, क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से दो चीज़ें और पढ़नी चाहिए थी। वो चीज़ ये थी कि हमें कि सोलर होता है, जो सूर्य की किरणें होती है, उनका प्रभाव कैसे पड़ता है और वो कैसे कैसे टेम्परेचर को डिफेंड करती है और उसका वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। परंतु हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम एक बार देखेंगे कि उसका संक्षिप्त हम देख लेते हैं। संक्षिप्त में ये कि देखो, ये सन है और ये अर्थ है, ये अपने 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। अगर सन की जो थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, या एनसीईआरटी खोल लेते हैं एक बार हम। ये चित्र देखते हैं हम, तो इसमें देखेंगे हम कि देखो, ये इधर से सन की किरणें आ रही है, सूर्य की किरणें यहाँ पर आ रही है और इनकी वजह से ये देखो, ये सूर्य की किरणें, परंतु हमारी पृथ्वी क्या 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने एक्सिस पे। तो ये झुकी हुई है, तो इसका कुछ हिस्सा झुका होने के कारण इसके कुछ हिस्से पे इधर की साइड ज़्यादा किरणें आती है, ऊपर की साइड, और नीचे की साइड कम किरणें आती है। और ये अलग अलग ऋतु में अलग अलग होता है भाई, अलग अलग ऋतु में अलग अलग होता है। जैसे इसको मान लेते हैं कि 23.5 डिग्री है यहाँ, उत्तर उत्तर दक्षिण मान लेते हैं, परंतु अगर ये थोड़ी सी झुक जाएगी, अगर ये 23.5 डिग्री इधर से इधर झुकेगी, तो जो ये है, ये एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था। वास्तव में कहाँ है, डॉटेड लाइन है, ये उत्तर दक्षिण की होनी चाहिए थी, परंतु ये थोड़ी सी झुक गई तो ये यहाँ पर चला गया। तो जो ये हिस्सा है, अगर इसके हिसाब से देखे जाए, अगर ये यहाँ पर होता तो क्या ये हिस्से में सूर्यकिरणें नहीं आनी चाहिए थी, परंतु जब ये इधर झुक गया तो इस हिस्से भी सूर्यकिरण आ रही है और इस हिस्से में सूर्यकिरण से नहीं आ रही है, तो झुकाव के कारण। तो पृथ्वी के झुकाव के कारण सूर्यकिरण का भी थोड़ा सा अंतर आता है कि भाई कौन से उस पर आता है, कितना नहीं आता है। और इसके कारण ही, पृथ्वी के झुकाव के कारण ही अलग अलग जगह पे अलग अलग तापमान का अंतर भी बनता है और अलग अलग तापमान की वजह से वायुमंडल में जो वायु दबाव है वो अलग अलग बनते हैं। देखो, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप का भिन्नता, अगर सूर्य ताप की भिन्नता होती है पृथ्वी की सतह पर, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य किरणों का नति कोण के दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल विन्यास। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब चीज़ों को देखो। अगर सूर्य यहाँ से किरण आ रही है, तो कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से सूर्य ताप है, सूर्य की किरण है, वो अलग अलग मात्रा में पड़ सकती है। पृथ्वी अपनी एक सतह से झुकी हुई है। अब देखो, ये वाला जो इलाका है, कौन सा वाला है, ये वाला, इस पे तो कभी भी सदैव, चाहे वो सूर्य उत्तरायण में हो दक्षिणायन में हो, जब भी आएगा
जब भी यहाँ पर तो रोशनी आएगी, परंतु जब सूर्य दक्षिणायन में होगा तो यहाँ पर रोशनी नहीं आएगी, और जब सूर्य उत्तरायण में होगा तो यहाँ पर रोशनी नहीं आएगी। तो ये भी अंतर रहता है। साथ ही साथ में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो कभी तो यहाँ पर दिन रहेगा, कभी रात रहेगा, कभी दिन कभी रात। तो इस वजह से भी हर अलग अलग जगह पे अलग क्या रहता है, सूर्य ताप की किरणें आती है, और जो सूर्य किरणें आती है तो उनसे वहाँ पर तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ता है तो यहाँ पे क्या है, उस जगह पर जहाँ पर सूर्य की किरणें आएंगी वहाँ पर तापमान चेंज होगा। तापमान चेंज होने से क्या है, वहाँ का वायुमंडल चेंज होगा। अब वायुमंडल चेंज होने के कारण क्या है, देखो अब हम जैसे ये है तो हाँ ये तो इसमें बताया कि पृष्ठीय वायु ताप का वितरण, देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। यहाँ पे है वो ताप वितरण अलग है, यहाँ पे लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस जगह पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है लगभग, इस जगह में कुछ जगह पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर सब ये अलग अलग रेखा खींची गई है। ये रेखा किस लिए खींची गई है, ये बताइए कि विश्व के कौन से भूभाग पर कहाँ कितना कितना तापमान का वितरण है। तो अगर देखा जाए तो देखो जो तापमान होता है वो किस किस पर रहता है। पहला काम तो उसकी भौतिक स्थिति क्या है, देखो इस जगह इस इलाके में तापमान अच्छा है, अगर विषुवत के आसपास है, विषुवत वृत्त के आसपास है तो तापमान कम है, फिर धीरे धीरे तापमान घटता जाता है। तो विषुवत रेखा के आसपास है तो तापमान ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे इसको तापमान घटता जाता है। अब तापमान घटता जाएगा तो उससे वायुमंडल पर अंतर आएगा, उसको हम बाद में देखेंगे। और क्या क्या तापमान से और के अलावा और क्या क्या हो सकती है दूरी इसमें हो सकती है। देखो किसी का अक्षांश कितना दूर है, अक्षांश का देख लिया, जैसे जैसे अक्षांश घटता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे क्या है तापमान घटता जा रहा है। और दूसरी है ऊंचाई कितनी है, अगर कोई स्थल जमुनी ये समुद्री सतह पे बराबर है उसको अगर वो ज़्यादा ऊंचा होता जाएगा तो क्या होती जाएगी, वहाँ पर तापमान घटता जाएगा। जैसे जैसे अगर जैसे पर्वत है ये, तो पर्वत के नीचे का इलाका वो अधिक तापमान रहेगा, जैसे जैसे इसकी हाइट घटती जाएगी जैसे जैसे इसका तापमान घटता जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो सकती है बर्फ वगैरह हो, जैसे माउंट आबू है, माउंट आबू पे नीचे तो ठीक है तापमान ठीक ठाक है, पर ऊपर जैसे जाते हैं तो यहाँ पर तापमान घटता जाता है। तो क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तापमान घट रहा है। और क्या हो सकता है, समुद्र से दूरी, अगर समुद्र से ज़्यादा दूरी रहेगी तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तापमान ज़्यादा रहेगा, है ना। और सामू सहित और सामुद्रिक धाराएं, अगर देखो अगर ठंडी धारा आ रही है समुद्र के, अगर कोई समुद्री धारा है वो महासागरीय धारा है, वो अगर ठंडी आ रही है तो वहाँ पर बरसात होने के चांस कम है। जैसे यहाँ पर समुद्री धारा ठंडी आती है, यहाँ पर समुद्री धारा ठंडी आती है, यहाँ पर समुद्री धारा ठंडी आती है, तो इन तीनों जगह पर बरसात कम होती है। क्यों, क्योंकि जहाँ पर समुद्री धारा ठंडी आ रही है वहाँ पर क्या है, जो पानी है वो वाष्प होके उड़ेगा नहीं, और जब पानी वाष्प होके उड़ेगा नहीं तो यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो वहाँ पर क्या है, बरसात नहीं होने का चांस कम रहेंगे। तो इसलिए इस जगह पर चांस कम होता है। इसलिए यहाँ पर जो महाद्वीपों का जो दक्षिणी वो पश्चिमी छोर है, उन छोरों पर क्या पाया जाता है, रेगिस्तान पाया जाता है। तो इसका कारण यही है। अगर एक कारण ये है कि पश्चिम छोरों पर रेगिस्तान क्यों पाया जाता है, इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या आती है, महासागरीय धारा है वो क्या आती है, ठंडी वाली आती है, और ठंडी महासागरीय धारा आने के कारण ये क्या होता है, यहाँ पर रेगिस्तान की परिस्थिति बनती है। तो ये हमने तापमान का वितरण देख लिया कि कुछ ऐसा वो था जनवरी के टाइम पे तापमान कहाँ का क्या पर रहता है, और ये है जुलाई का कि कौन कौन से इलाके में कितना कितना तापमान रहता है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया, ये तापमान का मध्यांतर देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपन वापस अपने उस पर। हाँ, तो हमने सिर्फ ये देखा कि भाई तापमान का पृथ्वी की विभिन्न सतहों पर तापमान का अलग अलग वितरण है। तो तापमान का वितरण अलग है, तापमान का वितरण अलग अलग है।
इसका मतलब हुआ विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग है। अब इसके कारण क्या थे? एक तो क्या था, अक्षांश कितना है, फिर क्या है, ऊंचाई कितनी है, समुद्र से दूरी कितनी है, फिर धारा है, समुद्री धारा कैसी है। ये चीजें हमने देखी। अब ये तापमान का कारण क्या होता है? देखो, तापमान से होता क्या है, तापमान से क्या होता है, देखो जैसे ये जगह है, मान लेते हैं कोई ये जगह है। अब इसका जगह का तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी वायु के कण हैं वो गर्म होंगे, गर्म होंगे, गर्म होंगे तो क्या है, वो फैलने लगेंगे, दूर दूर जाने लगेंगे दूसरे से। उनके बीच में जो फोर्स था, आकर्षण फोर्स था, वो घटने लगेगा, वो क्या है, दूसरे से दूर जाने लगेंगे। उनकी क्या है, जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक ऊर्जा है, मतलब गति करने की क्षमता, वो बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो ये क्या है, दूसरी जगह जाने लगेंगे। अब दूसरी जगह कहाँ कहाँ जा सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। या तो वो एक जगह से, जैसे यहाँ पे तापमान ज़्यादा हुआ तो जहाँ पे तापमान कम है वो उस जगह चले जाए। और मोशन कैसे करे, ऊर्ध्वाधर, ओरिजेंटली जाए, मतलब मान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पे ही चले पर एक जगह से दूसरी जगह जाए। जैसे ओड़स से रानेटा चले गए या फिर चौड़गांव चले गए, जहाँ पर ओड़स में मान लेते हैं तापमान ज़्यादा है, चौड़गांव में पहाड़ नहीं है या तापमान कम है वहाँ पर किसी कारण बस, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर चले गए। या फिर एक तरीके हो सकता है कि वो इसी जगह से ऊपर की तरफ उड़ जाए वायुमंडल में। तो क्या हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ उड़ जाए या फिर एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। तो ये होता है दो तरह का गति। तो अब जो ऊपर की तरफ उठते हैं इनको हम कहते हैं कन्वेक्शन। मतलब जब ऊपर की तरफ उठते हैं तो इसको कहते हैं हम संवहन, कन्वेक्शन या संवहन बोलते हैं। इसमें ऊर्जा का संसार कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर था, यहाँ से ऊपर की तरफ उठ गए, ऊपर की तरफ चले गए जहाँ पर ठंडा। एक अगर ठंड, जैसे एक ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दिशा में उन्होंने चले तो इसको बोलते हैं हम अभिवहन। अभिवहन का मतलब होता है इंग्लिश में एडवेक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। दूसरा होता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करते हैं, ये पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मतलब ये पार्टिकल था जो उठ के यहाँ एक पार्टिकल पी था, वो उठ के यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, ये आर्टिकल पी है, ये पार्टिकल P2 है, आपस में पार्टिकल 3 है, तो ये क्या अपनी ऊष्मा इसको दे देगा, ये अपनी ऊष्मा इसको दे देगा। इसको कहते हैं हम कंडक्शन, सुचालक। जो क्या है, जैसे कि लोहे, लोहे क्या है, ऊष्मा का सुचालक है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह दे देता है। अब देखो हुआ, अब अपन को बात क्या करनी है, अभी हम पवन क्या होती है पहले उसको समझेंगे। क्या है पवन, क्या होती है उसको समझते हैं, इसके बाद में बाकी चीजें पढ़ेंगे। हाँ, तो अपन पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि भाई पवन क्या होती है, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि जो हवा होती है वो क्या होती है, हवा और वायु में क्या अंतर है। देखो वायु तो क्या है, गैसों का मिश्रण है,
गैसों का क्या मिश्रण। और जब वायु बहती है, ये चलती है, उसको कहते हैं हवा। वायु का चलन या परिचलन, बहना, क्या कहलाता है? हवा या पवन कहलाता है। अपन कहते हैं ना हवा चल रही, अब मैंने थोड़ी कहते कैसे चल रही, पवन चल रही है, हवा चल रही है। तो जब चल रही है तो ये कर, अब ये पवन क्यों कैसे बनती है? देखो सही, ये जगह है, एक जगह ये है और एक जगह ये है। तो देखो यहां पर अगर वायु बहुत ज्यादा वायु है और यहाँ पर वायु कम है, तो क्या है, यहां से यहाँ वायु बहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से वायु दाब ज्यादा है। वायु दाब क्या होता है? मतलब कि वायु द्वारा गैसों द्वारा लगाने वाला दाब। क्या? अब ये कैसे मापते हैं इसको मापने का अलग अलग होते हैं। तो वायु दाब क्या होता है? वायु के कणों द्वारा किसी क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल लगाया गया दाब, तो वायु दाब ज्यादा होता है। अब तो जब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, सदैव ध्यान रखना, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या है, जब वायु बहती है तो उसको हवा या पवन बोलते हैं। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा बहती। अभी उच्च वायु दाब क्या 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 कारण हो सकता है उच्च दाब? या तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो गर्म हो गई हो, गर्म होके और वायु दाब बढ़ गए हो, या फिर यहाँ पर कोई और भी कारण हो सकता है उच्च वायु दाब का। जैसे तूफान आ रहा हो, तो तूफान आ रहा तो क्या उच्च वायु दाब बढ़ेगा, और जहाँ पर वायु दाब कम होगा वहाँ की तरफ हवाएं बहेंगी। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ क्या होती है? पवन या हवा बहती है। और वायु दाब क्या होता है? वायु के कणों द्वारा लगाए जाने वाला प्रति इकाई क्षेत्रफल पर भाग को वायु दाब कहते हैं। अब इसको नापने का तरीका क्या होता है? नापने का तरीका अलग अलग होते हैं। नापने के तरीके में किया जाता है, इसको बैरोमीटर का यूज किया जाता है। इसको हम वायु दाब में कहते हैं। इसके अलावा और अलग अलग तरह के यूए के जाते हैं। तो ये कहता है वायु दाब मापी अपन को जैसे कहते हैं, तो कैसा लगता है? जैसे 1034 ग्राम पर वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। क्यों है ये? कि वायु के द्वारा कितना भार लगाया जा रहा है और कितने पे? एक इकाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है नहीं, जो भी सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, इसका अगर वर्ग कर दे, आगे वर्ग लगा दे, तो ये क्षेत्रफल दिखाता है। या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, मीटर स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्या करता है? क्षेत्रफल दिखाता है। तो ये हो गया तो आपका भैया वायु दाब क्या होता है। अब वायु दाब को क्या क्या, वायु दाब तो ठीक है, भाई ये समझ में आ गई बात कि हवा क्यों बहती है। वायु दाब का अंतर होता है, कहाँ से बहती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। उच्च वायु दाब से कहते हैं निम्न वायु दाब से। वायु दाब क्या होता है? वायु के जो कण है उनके द्वारा लगाने जाने वाला दाब बल। क्या मात्रक होगा? वायु का कण किस में नापेंगे? किलो, केजी, ग्राम जो भी है उसमें नापेंगे। और वर्ग सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, जो भी होगा, ये इसका वर्ग लगेगा, क्योंकि अपने क्षेत्रफल में नाप रहे हैं, किसी इकाई क्षेत्रफल पे नाप रहे हैं इसलिए। अब यहाँ पर वायु दाब को प्रभावित करने वाले भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं? वायु दाब को कौन कौन से? मैंने बोला तापमान, पहला होगा वायु दाब को तापमान। क्यों होगा वायु दाब को तापमान? देखो ये जगह अगर मान लेते हैं, ये जगह कोई भी जगह मान लेते हैं, या फिर ऐसे मान लेते हैं अपन जब खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं अपन? कढ़ाई में अपन पानी रखते हैं, दाल उबाल रहे हैं, तो आलू उबाल रहे तो क्या है, अपन देखते हैं ना, जैसे जैसे पहले तो कुछ नहीं दिखता, पर जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता आलू को उबालने का, तो वो क्या ऊपर की तरफ अपनी जो जलवाष्प है ऊपर की तरफ जाता है। वो क्यों जाता है ऊपर की जगह? क्योंकि नीचे का जगह जब गर्म हुआ तो क्या होगा? ऊपर की तरफ
वो कट जाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या होगा, वायु दाब बढ़ा है। इसकी वजह से, तापमान की वजह से क्या हुआ, तापमान की वजह से वायु दाब बढ़ा है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कण में ऊर्जा बढ़ी है। जो कण है, वायु के कण है, वायु के जो कण है उनमें ऊर्जा बढ़ी है। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मा ऊर्जा आई है। ऊष्मा ऊर्जा आई है तो क्या है, उनका जो गति करने की क्षमता है वो बढ़ी है। तो इसलिए क्या, वहां पर वायु दाब बढ़ा। तो तापमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब भी बढ़ेगा। जैसे अपना क्या होता है, कुकर होता है, तो कुकर में भी तो ऐसे होता है, उसको बंद रखते हैं, परंतु जैसे गर्म करते हैं उसको, तो उसमें दाब बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है। जैसे दाब, अंदर का दाब पता, उसका वायु दाब बढ़ेगा तो क्या, सब्जी पक जाती है जल्दी। तो क्या होगा, पहला कारण होगा क्या, तापमान। तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब भी बढ़ेगा। तो अब अपन ने देखा भाई, अपन ने देखा, क्या देखा कि पृथ्वी के कौन कौन के हिस्से पर, अभी जैसे देखा कौन कौन के हिस्से पर तापमान अधिक था। देखो यहाँ तापमान अधिक था और धीरे धीरे तापमान घट रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वायु दाब ज्यादा रहेगा। ऐसा है, हाँ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसा है। तापमान ज्यादा है यहाँ पर, तो क्या हुआ, यहाँ पर तापमान ज्यादा है तो यहाँ पर क्या है, कुछ चीजें ऐसी बनेंगी कि यहाँ पर मतलब वायु दाब की चीजें बने। अभी आप करोगे, सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैंने कुछ गलत बोला, नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं समझा रहा हूँ। जस्ट जहाँ पर तापमान ज्यादा रहेगा वहां पर वायु दाब ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा कारण क्या हो सकता है, वायु दाब को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे, समुद्र तल से ऊपर जाए, उड़ते जाएंगे समुद्र तल ये, और जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तो वायु दाब बढ़ता जाएगा, ऊंचाई बढ़ेगी, वायु दाब घटेगा। ठीक है, अब क्यों होता है, देखो जब हम कोई पहाड़ चढ़ते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, वो भी यही कारण है। क्या कारण है, एक कारण है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते हैं पहाड़ों पर, जब क्या वायु दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि वायु दाब कम होता है। हमारा शरीर कैसा बना हुआ होता है, हमारा शरीर बना होता है, यहाँ पर वायु दाब ज्यादा होता है तो हमारे शरीर को क्या ताकत नहीं लगानी पड़ती। ऊपर जाएंगे तो वायु दाब कम है, वायु दाब कम है तो हमें सांस लेने में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, अपन को दिखाना पड़ता है कोई वायु दाब है। जैसे अब एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि 10 किलोमीटर ऊंचाई पे, मतलब 1 किलोमीटर जैसे दे रखा है 1 किलोमीटर ऊंचाई है, उसमें वायु दाब कितना होगा, 898 और 76 मिली बैरोमीटर होगा, है नहीं। अब समुद्र तल पर कितना होगा, चलो समुद्र तल पर देखते हैं। समुद्र तल पर रहता है लगभग 10.1325, 1013 के समथिंग, है ना, मिली बैरोमीटर, है ना। अब 1 किलोमीटर हो गया इतना, 5 किलोमीटर पे कितना हो गया, 5 किलो ऊंचाई पे कितना रहेगा, 540, और 10 किलोमीटर ऊंचाई पे कितना हो गया, ऊंचाई है तो ये कितना हो गया, ये हो गया लगभग 265। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही है वहां पर वायु दाब बढ़ता है। वैसे भी अपन समझ सकते हैं इसको, दूसरी तरह समझ सकते हैं, कैसे क्यों घटता है, क्योंकि देखो जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण लगता है। क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण लगता है। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या लग रहा है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। अब पृथ्वी अपनी ओर सब चीजों को खींचती है, तो देखो जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे गुरुत्वाकर्षण घटता जाएगा। तो क्या है, और जैसे भी अपन देख सकते हैं कि जो भारी चीजें होंगी वो नीचे रहेंगी, तो जो भारी वायु है, वायु ऐसे वो अपने पास रखेगी, पृथ्वी अपनी ओर खींचती रहेगी, और थोड़ी हल्की होंगी उनको ऊपर चली जाएंगे थोड़ी, तो क्या जो हल्की चीजें वही रहेंगी ऊपर, तो वायु दाब क्या, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती रहेगी सबको, तो क्या यहाँ पर
वायु दाब ऊपर जाएंगे तो कम होता चला जाएगा, वायु कम पाएगी, मतलब वायु की मात्रा ही कम रहेगी वहां पर, तो वायु दाब मात्रा कम रहेगी तो क्या वायु दाब भी कम रहेगा। अब देखो तो जलवायु में जलवाष्प एक ऐसा होता है जो भी वायु दाब को प्रभावित करता है। कैसे जलवाष्प प्रभावित करता है? क्योंकि शुष्क वायु होती है वो भारी होती है, शुष्क वायु मतलब भारी होती है, और गीली जो आर्द्र वायु होती है वो हल्की होती है। क्यों होती है ऐसा? देखो आर्द्र वायु होगी ना, आर्द्र में क्या रहेगा, पानी की बूंद रहेगी, छोटी जगह, देखो एक पानी की बूंद बहुत ज्यादा जगह घेरती है, और पानी की बूंद क्या होती है, देखा जाए तो भीतर से छोटी छोटी बाष्प, तो बाष्प होते हैं, वो खोखले होते हैं। जब क्या शुष्क वायु में क्या होती है, कण रहेंगे, मिट्टी के कण वगैरह, तो ये क्या है, थोड़ी भारी होते हैं, ये थोड़ा हल्का होता है, इसलिए क्या होता है, शुष्क वायु होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी भारी होती है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया जलवाष्प। चौथा हो गया हाँ चौथा हो गया बल, पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी का घूमना क्यों? क्योंकि पृथ्वी देखो अपनी गति पे धुरी पे घूमती है तो क्या है, उसको जो उसका अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल है वो क्या करता है, नीचे की ओर ले जाता है। क्या अपकेंद्रीय बल है वो क्या करता है, ऐसी परिस्थिति बनाता है कि वो मतलब पृथ्वी का जो घूमना है, पृथ्वी अपने जो मान लीजिए पृथ्वी का सीधा है, पृथ्वी अपनी धुरे पे घूम रही है, तो क्या करेगा, इसका अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल मतलब जैसे कि अपन मानते हैं कि पृथ्वी क्या घूमती है, तो घूमती चीज को अपन ने देखा कभी, वो क्या है, जो उसको बाहर की ओर खींचती है, तो इसको जो बाहर की ओर खींचने की जो बल है, मतलब यहाँ पर जो पृथ्वी घूम रही है तो ये बाहर की। अब देखो एक्चुअल में क्या हुआ, ये तो जीरो डिग्री, अब एक पृथ्वी क्या है, इस पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो अगर ये झुकी नहीं होती तो यहाँ पर इस जगह पर क्या होता, बाहर खींचने की ताकत होती, बाहर की खींचती। अब क्या होता है, इस जगह पे नहीं होता, तो जो काम यहाँ पे होना चाहिए था वो कितने डिग्री पे होता है, अब 23.5 डिग्री पे होता है। तो इस वजह से क्या होता है इस जगह पर एक उच्च बल बन जाता है, क्या उच्च बल की घटी बन जाती है यहाँ पर। और दूसरी जगह 66.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है, इस जगह पर क्या होता है, एक निम्न बल की पेटी हो जाती है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या है, अपने आप को घूर्णन करती है, घूर्णन करने पर अब ये 23.5 डिग्री है, तो इस जगह क्या 23.5 डिग्री यहाँ के पट्टी के आसपास एक ऐसी बन जाती है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण भी होता है, वायुदाब पेटी प्रेशर बेल्ट भी होती है, प्रकाश की प्रेशर बेल्ट होती है। देखो अब अपने पास में वायुदाब की तीन, अब देखो ये तो सब हो गया कि वायुदाब का ऐसे ऐसे हालत हो गए। अब वायुदाब की पेटियां पढ़ते हैं, पेटियां क्या होती है, हमको 3 या 4 पेटी देखनी है इसमें, तो यहाँ देख लेते हैं। देखो यह है भूमध्य, देखिए इस जगह क्या 0 डिग्री और 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण तक, इसको कहती है भूमध्य। देखिए न्यून दाब पेटी, निम्न दबाव पेटी, यहाँ पर क्या होता है, दाब कम होता है। अब पढ़ेंगे क्यों, आप कहोगे कि नहीं यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा तापमान होता, तो दाब अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पर दाब कम क्यों है। हाँ बात सही है बिल्कुल, परंतु क्या है, इस जगह पर जो है अपना टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ से क्या है, इस जगह पर जल वाष्प होता है और ऊपर की ओर चला जाता है, जल वाष्प होकर क्या होता है, ऊपर की ओर चला जाता है, इसलिए क्या है यहाँ पर एक क्या निम्न दाब पेटी बन जाती है। जबकि इसी के मैंने बताया घूर्णन की वजह से 30-35 डिग्री के आसपास, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री झुके होने के कारण
यहाँ पर एक उच्च दाब पेटी बन जाती है। कहाँ पर? 30 से 35 डिग्री के बीच में। ये किस वजह से? घूर्णन की वजह से। और उच्च उपोष्ण पेटी है ये वाली। उच्च उपोष्ण कोटि है 60 से 65 डिग्री वाली। इसमें भी क्या होता है? उच्च दाब होता है। और यहाँ पर तो क्या है? ठंड वाला इलाका है, ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है? तापमान कम है। तापमान कम है तो क्या हुआ? यहाँ पर ठंड ज्यादा है। ठंड ज्यादा तो क्या है? यहाँ पर उच्च दाब पेटी बने। देखो, सिर्फ तापमान से ही अपन दाब नहीं माप सकते। सिर्फ तापमान से ही दाब नहीं माप सकते। और भी कारण है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, जलवाष्प कितना वहां पर, और पृथ्वी के घूर्णन भी सब कारण होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, तो ये सब चीजें अपन देखने पड़ती हैं। तो अगर हम समझे सिंपल शब्द में, हम ये समझ सकते हैं वे पृथ्वी पर ये पेटियां बन जाती है। अब ये हमें पेटियां समझनी हो। पृथ्वी पर कितनी प्रकार की पेटियां बन जाती है? ये पेटियां बन जाती है। एक तो है, तो ये मान लो पृथ्वी है, यहाँ पर तो उच्च दाब। क्यों? क्योंकि ध्रुव है, ध्रुवों पर उच्च दाब। फिर 60 से 65 डिग्री यहाँ पर निम्न दाब है। यहाँ क्या है? 23.5 डिग्री, 30 से 35 डिग्री यहाँ पर उच्च दाब है। यहाँ क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर क्या? निम्न दाब। ऐसे समझ सकते हैं इसको, निम्न, फिर हो गया उच्च, फिर निम्न और उच्च। और ये क्या है? ये तो क्या है? इसको भूमध्य रेखा वाला बोलते हैं, तो इसको भूमध्य न्यून दाब हो गया। फिर क्या है? ऊपर वाला क्या होता है? उपोष्ण उच्च दाब, और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब, और ध्रुवीय उच्च वायु दाब। ये अलग अलग नाम होते हैं। पर क्या? उपोष्ण उच्च दाब और उपोष्ण निम्न दाब। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ, ये गलत लिखा, ये सही लिखा हुआ है न्यून दाब। यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर न्यून दाब आएगा। ये हमने समझ लिया कि कैसे है उच्च दाब निम्न दाब की बात हो गई। अब ये पेटियां बन गई। अब इन पेटियों में क्या है? देखो, जहां से उच्च दाब होता है, मैंने क्या बोला था? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा चलती है। तो यहाँ पर निम्न वायु दाब है, तो यहाँ किधर चलेगी? इधर की साइड आएगी। उच्च दाब यहाँ से, तो यूँ चलेगी हवा। या उच्च दाब है या निम्न दाब है, तो यहाँ कैसे चलेगी? ऐसे। यहाँ कैसे चलेगी? ऐसे। तो ये हवा का परिसंचालन हो गया। अब ये कैसे है? ये क्षितिज में चल रही है। क्षितिज में चल रही है अभी सिर्फ क्या हो रही है? क्षितिज में चल रही है। जैसे यहाँ से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, दक्षिण की बात करें, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ये एरो ऐसा बनाने का कि भाई यूं भी तो बना सकते थे, आपने यूं ही क्यों बनाया? यूं भी तो बना सकते थे, यूं चल रही है ये, यूं नहीं। इसका भी अपन देखेंगे क्योंकि घूर्णन कारण है। देखो, जैसे पृथ्वी अपने किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर जाती है। किधर से? पश्चिम से पूरब की ओर। जब पश्चिम से पूरब की ओर यूं घूमती है तो क्या होता है? इसमें कोरियोलिसिस फोर्स लगता है। और कोरियोलिसिस फोर्स के कारण इनका जो होता है वो विस्थापन ऐसे ही होता है। अगर आप इसको ध्यान रख लोगे, सिर्फ इतना सा डायग्राम ध्यान रख लोगे, ये वाला, तो आपके दो काम हो जाएंगे। कुछ रटना नहीं पड़ेगा। कैसे रटना नहीं पड़ेगा? ऐसे रटना नहीं पड़ेगा कि हमने देखा ये यो उत्तर जो गोलार्ध है उसमें ऐसे चल रही है। चलनी कैसे थी इसको?
इसको आनी ऐसे चाहिए थी, यहाँ से चल रही है, इसको ऐसे आनी चाहिए थी। फिर गई कैसे, यहाँ से घूम के और यहाँ पहुंच, तो यूं चली गई। तो अब देखो उत्तरी गोलार्ध में क्या किया इसने, उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई आदमी का मुंह है यहाँ पर, वो इधर की साइड देख रहा है, उसको इधर की साइड देख रहा है, इस साइड में जिससे समय आना था, तो वो उसके किस हाथ की तरफ घूमी है, दाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ। तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस फोर्स के कारण जो भी पवन होती है वो किधर को घुसाती है, दाई घूम जाती है दाई ओर। इसलिए यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ से ये आनी चाहिए थी ऐसे, दाएं घूम गई, दाएं घूम गई, दाएं घूम गई, दाएं घूम गई, दाएं घूम गई। जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। दक्षिण गोलार्ध में क्या है, देखो इसको जाना था ऐसे, और ये गई कैसे, ऐसे गई है, ऐसे गई है, तो कैसे घूमी है ये, अगर देखेंगे तो किसकी साइड घूमी है, ओढ़े हाथ की, बाएं हाथ की। भाई कोई आदमी अगर इधर मुंह करेगा तो उसका बायां हाथ इधर होगा, दायां हाथ इधर होगा। ऐसे ही इसका देखो, इसका बायां हाथ इधर होगा, अगर इधर मुंह करेगा तो दायां हाथ। तो ये ध्यान रखने का, ये याद होगा, इस जगह याद कर सकते हैं अपन, ये बाईं ओर घूमेगी, ये दाईं ओर घूमेगी, ये बाईं ओर घूमेगी। ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण गोलार्ध। देखो ये अपनी दाईं ओर गई गई, अब यहाँ से किधर जा रही है ये, तो ये अपनी किधर चले गई, दाईं ओर गई, और ये बाईं ओर चली गई। तो ऐसे ये जाएगी। हमें सिर्फ गोलार्ध ध्यान रखना है। जैसे यहाँ है, यहाँ इधर का किसी आदमी का मुंह ऐसे ऐसे जाना था, ये गई इधर, क्यों, क्योंकि इसको दाईं ओर जाना था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इधर को है, इसका मुंह इधर है, तो इसको किधर जाना था, जाना ऐसे था, तो गई कहाँ पर, यहाँ पर, क्यों, क्योंकि इसको बाईं ओर घूमना है, तो इसलिए ये ऐसा बन जाएगा। तो ये तो ऐसा बन गया एक। अब देखो ये तो सिर्फ क्या है, छतरी है, क्षैतिज क्षैतिज मतलब ये पृथ्वी की सतह पर चलता है, सतह की चला पर ऐसे हवा चलती है, पृथ्वी की सतह पर कैसे चलती है, हवा ऐसे चलती है। अब होता क्या है जैसे ये इक्वेटर अपना क्या विश्व द्रव, यहाँ पर पानी गर्म होगा। अब पानी गर्म हुआ तो वो पानी गर्म होकर वाष्प क्या होती है, वो उड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वायु दाब जाता है, जैसे पानी गर्म होकर क्या वो ऊपर उड़ जाता है। तो यहाँ क्या है, जैसे ही थोड़ा सा ताप बढ़ा तो ये ऊपर चला जाता है। तो ये चली गई हवा इधर को, ऊपर की साइड, ऊपर उठी है इस बार, इधर उधर गई नहीं है, ये ऊपर उठी, ये भी ऊपर उठी। और हुआ क्या, यहाँ पर जो ठंडी हवा थी वो क्या है, यहाँ पर गई और यहाँ से यहाँ आ गई, एक पूरा सर्कल बन गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा और अगर समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, ये पूरी पृथ्वी है, ये हो गया अपना भूमध्य निम्न दाब। ये उच्च दाब वाला इलाका हो गया, ये निम्न दाब वाला हो गया, फिर ये अपना उच्च दाब वाला इलाका हो गया। इसमें कलर अलग रहता है, ये जो लाल वाला है तो उच्च दाब वाला इलाका है। अब देखो यहाँ से हवा उड़ के और यूं चली गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जगह है, तो ऊपर की जो दाब है, ऊपर जो है वहां पर दाब कम है, भाई दाब कम है, ठंडा है उस जगह पर, जैसे दाब कम है, इसमें नीचे दाब ज़्यादा है, तो नीचे दाब ज़्यादा तो क्या ऊपर जा नहीं रही है, तो यहाँ से ये क्यों आई है, तो एक सर्कल बन गया है ना पूरा, यहाँ से ऐसे ही क्या हुआ, यहाँ से तो हवा यहाँ गई और यहाँ से उठ के यहाँ आ गई, यहाँ से नीचे गई
और यहाँ से चली गई, तो एक सर्कल ये बन गया। ऐसे ही यहाँ हुआ क्या, क्या यहाँ पे निम्न दाब है तो उच्च दाब की वाली यहाँ से आएगी, तो ऊपर की साइड क्या होगा, ऊपर की साइड यहाँ से आ जाएगा। एक पूरा सर्कल ये बन गई, तो इसको सेल बन गई, इसको सेल कह सकते हैं अपन। तो 3 सेल बन गई, एक सेल तो यहाँ बन गई, एक सेल यहाँ बन गई, एक सेल यहाँ, 3 अलग अलग सेल। तो इनको यहाँ पे ऐसे दिखा है, देखो पानी गर्म हुआ, हाँ पानी गर्म हुआ, तो पानी जैसे गर्म हुआ ITZ के पास में, ITZ मतलब जो अपना ये भूमध्य रेखा नुमदा पार्ट, तो उसमें 0 डिग्री आसपास में, तो यहाँ पे पानी गर्म हुआ, तो पानी गर्म हुआ तो क्या बादल बन के ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जाकर ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो इधर उधर फैलने लग गया। यहाँ पे वायुदाब क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या हो गया वायुदाब, ये नीचे तरफ आ गई हवा 30.5 डिग्री के आसपास, 30.5 डिग्री का नीचे आ गई, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वायुदाब ठीक ठाक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे चली गई। तो इस पूरे को जो सर्कल पूरा एक सेल बनी है, इसको कहते हैं हेडले सेल, कहते हैं हेडले। हेडले सेल, तो देखो यहाँ पे ऐसी चीज यहाँ पे बनती है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो हवा उठ गई थी निम्न वायु, यहाँ से उठ के ऊपर चली गई, और यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर उठ के चली गई, और यहाँ से ये नीचे आ गई, तो ये भी पूरी एक सेल बन गई हो, इसको बोलते हैं फेरल सेल। क्या, फेरल सेल। अब तीसरा होता पोलर, पोलर से क्या है, वायुदाब जाता है यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ पे वायुदाब कहीं है वहाँ से ऊपर उठेगी हवा, तो यहाँ से उठ के यहाँ चली गई, तो ये क्या हो गए पोलर सेल। अब देखो 3 सेल हो गई, ऐसी ही सेल बनती है, ये तो अपने नॉर्थ की बात की, ऐसी बोलती है अपने साउथ में, ठीक है। अब याद क्या रखने वाली बात है यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि हेडल सेल कहाँ बनती है, फेरल सेल कहाँ बनती है, पोलर सेल कहाँ, तो पोलर सेल का तो समझ में आ गया, पोलर और 60 डिग्री के बीच में बनती है, पोलर और 60 डिग्री के बीच में बनती है। जो 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में बनती है उसमें फेरल बनती है, क्या फेरल, और फिर बनती है 0 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री के बीच में बनती है हेडल। तो देखो ये पी है पोलर सेल, यहाँ से देखो कैसे मान सकते हैं, ये पी है, ये नहीं, इसको ऐसे पी मान, ये पी है, यहाँ से इसको हटा दिया, ये क्या हो गया फेरल, और यहाँ से उठा के तो इसको यहाँ लगा दिया, तो क्या हो गया हेडल। कह सकते हैं PFH या HHFP, ऐसे याद रखना। अब ये याद रखना है कि हेडल सेल में क्या होता है और फेरल सेल, देखो हेडल फेरल और पोलर सेल इनमें एक परिस्थितियां बनती हैं, इसमें क्या आता है कि उच्च दाब से वायुदाब निम्न वायुदाब की ओर जाता है और पूरा एक सर्कल बन जाता है, या पूरा एक सर्कल बन जाता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं सेल्स बनते हैं। तो ये अपना एक चीज़ें हो गई कि हेडल सेल क्या होता है और फेरल सेल क्या होता है, तो ये हमने पढ़ लिया। इसके अलावा क्या होता है, अब आगे हम देखेंगे कि अब ये जिस वजह से, अब देखो अब इनमें जो ये सेल्स बनी है, तो यहाँ पर हवाएं देखी, ये हवा इधर की बहेगी, हाँ अब हाँ यहाँ से हवा ऐसे भरी है, और यहाँ पे हवा ऐसे भरी है, यहाँ पे हवा ऐसे भरी है, और ऐसे भरी है, ठीक है। तो पहले क्या है, जब नाव चलाते थे, मतलब थोड़ा अपन पहले की बात कर सकते हैं, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे क्या है,
इस हवाओं के बीच में, इन हवाओं के साथ में लोग व्यापार करते थे। व्यापारी लोग क्या इन हवाओं के साथ साथ में चलते थे। ये हवाएं क्या करती है उनको, यहाँ पर हवाएं बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं होता। इस पर, इस पर विषुवत रेखा पर कोई फोर्स नहीं होता। विषुवत रेखा पर कोई फोर्स नहीं होता। अब विषुवत रेखा पर जब कोई फोर्स नहीं होता तो ना के बराबर कोई फोर्स होने के कारण क्या है, यहाँ पर जो तूफान आने के चांस कम होते हैं। और सबसे इस जगह पर जो वो है, हवाओं का दबाव कम नहीं होता, तो इस डिग्री के बीच में वो चलते थे, जहाज वगैरह ले जाते थे। तो इनको बोलते हैं व्यावसायिक पावर। क्या बोलते हैं इनको? व्यावसायिक पावर। जबकि जो ये पीछे से, ये देखो ये किस पश्चिम की तरफ से आ रही है ना, पूरब की बॉडी पश्चिम की तरफ की आ रही है, पूरब की बॉडी पश्चिम में, तो इनको बोलते हैं पिछवाई पावर। क्या बोलते हैं? पिछवाई पावर। इनको पूर्वी पावर नहीं बोल सकते कि पूर्व की साइड चल रही है, जैसे इधर की साइड से इधर को जा रही है, इधर की साइड से इधर जा रही है, तो क्या कर सकते हैं? पूर्वी पावर नहीं बोल सकते। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी देखते हैं हम कल।